तो उन्होंने कणों का जो खोज किया जिनसे परमाणु बने हैं वो हो गए इलेक्ट्रॉन, इसको स्मॉल ई से लिखते हैं, प्रोटॉन, इसको स्मॉल पी से लिखते हैं, न्यूट्रॉन, इसको स्मॉल एन से लिखते हैं। तो जब उन्होंने अल्फा कणों की बमबारी की तो ये जो परमाणु था छोटे छोटे इन सभी कणों में बट गया और बटने के बाद उन्होंने इन कणों का परीक्षण किया, देखा तो जो इलेक्ट्रॉन कण था वो निगेटिव होता है यानी ऋणावेशित होता है, जो प्रोटॉन होता है वो धनावेशित होता है, जो न्यूट्रॉन होता है यह विद्युत उदासीन होता है यानी कि इसमें ना ऋणावेश और ना तो धनावेश। तो परमाणु के जो टुकड़े हुए उनसे इलेक्ट्रॉन मिला, प्रोटॉन मिला और न्यूट्रॉन मिला। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? नहीं मालूम, तुमको मालूम है? और तुम उस क्लास में थे जब बता रहे थे हम यहाँ पे? हाँ, वो जो फार्मूला बताए थे ये क्या था? ईट ऐसे, हाँ, ईटा पर नाच, ईटा पे नाच। ये याद रखने का आसान तरीका ये है, ई से होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है? ई से टाउन। हाँ, और टा से हो गया टॉमसन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने की थी। पा से होता है प्रोटॉन और रा से होता है रदरफोर्ड, यानी कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। ना से होता है न्यूट्रॉन और चा से होता है चैडविक, यानी कि न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। अब इनका पूरा नाम था जे टॉमसन और इनका था जेम्स चैडविक। तो इसको कायदे से लिखना है, लेकिन अभी नहीं, अभी लिखवाएंगे तब, अभी केवल समझना है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, प्रोटॉन धनावेशित, न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन, यानी ये इसमें कोई भी पावर नहीं होता है। अब इनका यूज कैसे कैसे होता है परमाणु में? अभी मैंने कहा नाभिक होता है, अभी क्यों लिख रहे हो? क्या अभी नहीं लिखना है? समझा रहे तो समझेगा नहीं, तुम भी तो लिख रहे हो। जब लिखना होगा तो खुद हम लिखवाएंगे, ये लिखना बेकार हो जाएगा तुम्हारा। इस तरह से नहीं लिखना है उसको, ये लिखने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। उसको स्टेप बाय स्टेप जो लिखना है वो हम लिखवाएंगे। मैं बोल भी खाए सुनाते हैं, पढ़ा रहे थे लिख रहा है। नहीं लिखो, लिखने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आदत होता है। मेरा भी पहले जब आदत थे तो जब पढ़ते थे मेरा भी आदत था लिखने का ज़्यादा। सही पढ़ाए तब तो पढ़ना हाँ, चाहिए। समझने के टाइम नहीं पर समझना जब चाहिए। लिखोगे नहीं, पढ़ाए तब तो पढ़ना चाहिए। कुछ देर पढ़ाते हैं उसमें भी ये दिखता रहता है। अब देखिए, जो परमाणु है अलग अलग तत्वों के अलग अलग परमाणु की संक्रिया होती है। हाइड्रोजन का अलग होता है, लिथियम का अलग होता है, हीलियम का अलग होता है, ऑक्सीजन का अलग होता है। इसी तरह से हर पदार्थ का अलग अलग परमाणु का संरचना होता है और उसमें एक नाभिक होता है। नाभिक सबसे पावरफुल होता है। नाभिक क्या होता है? सबसे पावरफुल होता है। और नाभिक में जो चीज होता है वो स्थिर होता है, लेकिन जो नाभिक के बाहर उनके क्लासेज बने हुए हैं उनमें जो चीज होता है वो स्थान परिवर्तित करता रहता है, यानी वो चलता रहता है, और वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमेशा चलता रहता है, लेकिन चलता है एक लिमिट में। जैसे एक कमरे को बंद कर दिया जाए और इसी में हम घूमते रहे, ये एक चलना हुआ, अब एक चलना हुआ, हम चलते चले जा रहे हैं, पता ही नहीं कहां तक जा रहे हैं, तो ये अनलिमिटेड हो गया। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी चलता है, वो रुकता नहीं है लेकिन लिमिटेड चलता है। और क्यों लिमिटेड चलता है? जो नाभिक है वो उसके अंदर एक आकर्षण बल होता है, वो आकर्षण बल से इलेक्ट्रॉन को अपने साथ पकड़ के रखता है। ठीक है?
हाँ, उसी तरह से उसको खींच करके अपने तरफ खिंचाव होता है, वो रखता है, वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता है। अब इसका हम परमाणु मॉडल पढ़ते हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो उन्होंने जो परमाणु बनाया था, और भी कक्षाएं होती है, ये जो सबसे सेंटर में है इसको कहते हैं नाभिक, और ये सब जो हैं ये परमाणु की कक्षाएं हैं, यानी विद्युत आवेश ऊर्जा की शक्ति। इसको अलग अलग नाम से डिफाइन किया गया है। पहली कक्षा को K से प्रदर्शित किया गया है, दूसरी कक्षा को L से प्रदर्शित किया गया है, तीसरी कक्षा को M से, और चौथी कक्षा को N से। इसका मतलब क्या होता है? ये एक नाम है, जैसे मेरा नाम प्रतीक सिंह है, वैसे पहली कक्षा का नाम K है, तुम पहली कक्षा का नाम A लिख सकते हो, पहली दूसरे का नाम B लिख सकते हो, तीसरे का C। अब यह सीरियल वाइज इसलिए है कि पहली कक्षा दूसरी कक्षा पता रहे, इसलिए सीरियल वाइज है। तुम 1 2 3 4 लिख सकते हो, तो तुम्हारे ऊपर है। तो ये कक्षा हो गया। अब दूसरी चीज, इस नाभिक में क्या है, नाभिक के बाहर ये क्लासेस जो है इनमें क्या है। नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके बाहर जो कक्षाएं हैं इनमें होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन कक्षाओं में होते हैं इलेक्ट्रॉन। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन हैं इनकी इन क्लासेज में जो संख्या है वो निर्धारित की गई है कि पहली क्लास में इलेक्ट्रॉन हैं तो कितने, दूसरी क्लास में कितने हो सकते हैं, तीसरी कक्षा में कितने हो सकते हैं, चौथी में कितने हो सकते हैं। और कक्षा परमाणु की इलेक्ट्रॉन की संख्या के हिसाब से कक्षाएं बढ़ते चली जाती हैं। अगर इसमें पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन अगर रखा गया है और अगर 2 से ज्यादा है तो वो दूसरी कक्षा में भेज दिया जाएगा। जैसे इस कमरे में अगर 10 लोगों के बैठने की जगह है, अगर 11वां हो गया तो उसको दूसरा कमरा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से इसकी प्रक्रिया है। अब देखिए इसमें जो कक्षाएं हैं, तो उन्होंने जो कक्षाओं का इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो निर्धारित की, वो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन और चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से क्रम से इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती चली गई, यानी कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है किसी तत्व में तो वो इसमें आ जाएंगे। अब इसमें कितने हो सकते हैं, 8, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, तो 8 और 10। अब अगर मान लिया किसी तत्व में 12 इलेक्ट्रॉन है तो अब तीसरे में वो आ जाएगा, तो 8 और 2 10 तो ये हो गया, और ये 2 यहाँ आ जाएगा इसमें, तो 2 12 हो गए। अब मान लिया कि 18 8 26 और 2 28, मान लिया किसी तत्व में 30 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 यहाँ पर आए, उससे ज्यादा 8 यहाँ पर आए, 18 यहाँ पर आए, तो 18 और 8 26 और 2 28 और 30 है, तो यानी कि यहाँ से भी 2 बढ़ रहा है, तो 2 इसमें आ जाएगा। इस तरह से इनकी संख्या निर्धारित है कि इतने में, यानी इन कमरे हैं, ये क्लासेज हैं, इसमें इतनी संख्या हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इसमें प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है। प्रोटॉन क्या होता है, धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। तो इसलिए इस नाभिक के अंदर प्लस आया कि माइनस आया, प्लस आया, प्लस ही आया तो आया, यानी धनावेशित हुआ। तो इसलिए हम कहते हैं कि परमाणु का जो नाभिक होता है वो हमेशा धनावेशित होता है, और इसकी जो कक्षाएं होती हैं वो ऋणावेशित होती हैं। ठीक है, ये इसकी एक प्रक्रिया है। अभी इसको बनाना नहीं है। तो प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है।
इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन की ये संख्या है। आगे स्टेप बाय स्टेप जब हम बताएंगे तो उसको लिखवाएंगे, ये केवल समझने के लिए लिख दिए हैं। अब इतना चीज तो समझ में आ गया। परमाणु किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण, परमाणु को तोड़ने पर परमाणु से भी छोटा कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक और जे टॉमसन। और उसके बाद जो नाभिक परमाणु है, परमाणु का नाभिक है, नाभिक में परमाणु प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और नाभिक के बाहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन उदासीन। अब इसके आगे देखो। अब इसके बाद इसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है परमाणु क्रमांक, इसको हम कैपिटल जेड से लिखते हैं, और एक होता है परमाणु भार, जिसको हम कैपिटल ए से लिखते हैं। अब ये परमाणु क्रमांक और परमाणु भार कैसे मालूम होता है? परमाणु क्रमांक जो होता है वो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। मतलब परमाणु क्रमांक क्या होता है? नाभिक में जितने प्रोटॉन हैं वही उस वस्तु का परमाणु क्रमांक बनेगा। मतलब अगर परमाणु क्रमांक हमको पता है तो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या पता हो गई। अगर नाभिक में प्रोटॉन पता है तो परमाणु क्रमांक पता हो गया। दूसरी चीज, जितना परमाणु क्रमांक है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, और जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगी। मतलब कि अगर हमको परमाणु क्रमांक पता है तो हमको प्रोटॉन की संख्या भी पता हो गई और बाहर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी पता हो गई। अगर इन तीनों में से कोई एक चीज हमको मालूम है, दो चीज निकल गया, क्योंकि वो दोनों इसी के बराबर होता है। अगर हमको प्रोटॉन की संख्या मालूम है तो जितनी प्रोटॉन की संख्या है उतना ही परमाणु क्रमांक होगा और उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। तो इस आधार पर सूत्र बनता है। और परमाणु भार क्या चीज है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जोड़ परमाणु भार होता है। जितना प्रोटॉन है और जितना न्यूट्रॉन है नाभिक के अंदर, उन दोनों को जोड़ दो, वही होता है उस तत्व का, पदार्थ का परमाणु भार। तो इस आधार पर कुछ सूत्र है जो कि तुमको लिखना है। अब इसको लिखना है, लिखना शुरू करो इसको। अरे क्या लिखे हो? कुछ लिखे हो जितना बताए उसमें में से? अभी परिभाषा कुछ शुरू में डिफिनीशन परमाणु का या कुछ नहीं लिखे हो ना? इस प्रश्न को, इस सूत्र को लिखो। उसके बाद फिर जब डिफिनीशन लिखवाएंगे तब पूरा लिखवाएंगे। अभी ये समझने के लिए है, पहले समझ में आ जाए अच्छी तरीके से, उसके बाद फिर डिफिनीशन शुरू करेंगे, ताकि परिभाषा ज्यादा रटना ना पड़े। अब 2 मिनट के लिए इसको समझ लो। जो अभी हमने बताया है सेम वही चीज है, थोड़ा सा ध्यान दोगे समझ जाएंगे। परमाणु क्रमांक बराबर, परमाणु क्रमांक बराबर नाभिक पर धन आवेश इकाइयों की संख्या। मतलब कि जैसे अभी हमने बनाया था तो हमने कहा था कि इसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो ये कह रहा है नाभिक पर धन आवेश इकाई की संख्या। तो धन आवेश किस पर होता है? प्रोटॉन पर। यानी प्रोटॉन की संख्या ही धनावेशित संख्या होगी। तो जितना प्रोटॉन है उतना ही धन आवेश है।
तो धन आवेश का मतलब प्रोटॉन की संख्या। फिर दूसरे लाइन में स्पष्ट करके लिख दिया है कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, यानी कि परमाणु क्रमांक बराबर नाभिक में उपस्थित परमाणु की संख्या, यानी कि जितनी परमाणु की संख्या है, प्रोटॉन की संख्या है, उतनी परमाणु क्रमांक होगी। फिर यहाँ लिखा है कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी इलेक्ट्रॉन जो अभी कक्षा में बाहर हमने बताया था 2, 8, 16, 32 इस तरह से, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी है वही परमाणु क्रमांक होगा, वही धन आवेश होगा, वही प्रोटॉन की संख्या होगा। ये तीनों एक बराबर हैं। तीनों में से कोई एक चीज अगर मालूम है चारों में से, तो समझो वो तीनों भी उसी के बराबर ही होगी। इसको नोट करो। अब ये तो हो गया परमाणु क्रमांक। अब इसके बाद है दूसरा द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या कहो चाहे परमाणु भार कहो, दोनों एक ही है। द्रव्यमान संख्या को कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। वो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है, ये तुम्हारा भी है, वो उस दिन जो केमिकल रिएक्शन वाला जो चैप्टर था उसी का ये है। परमाणु के बारे में बताया जा रहा था ना, वही चीज है परमाणु वाला। अच्छा लग रही है, अच्छा लग रही है। देखिए द्रव्यमान संख्या जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या धन न्यूट्रॉन की संख्या, यानी प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या को अगर हम जोड़ दें तो द्रव्यमान संख्या हमको मिल जाता है। और परमाणु क्रमांक धन न्यूट्रॉन की संख्या, अगर हम परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉन की संख्या को भी जोड़ दें तो भी द्रव्यमान संख्या हमारा मिल जाता है। बता सवाल लिखो। लिखो एक परमाणु के नाभिक में एक परमाणु के नाभिक में 12 न्यूट्रॉन, एन लिख सकते हैं ना, एन लिख सकते हैं। 12 न्यूट्रॉन तथा 11 प्रोटॉन हैं। 11 प्रोटॉन हैं। 11 क्या प्रोटॉन? उसकी द्रव्यमान संख्या क्या है? उसकी द्रव्यमान संख्या, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या है? तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? सवाल एक बार मिला लो। एक परमाणु के नाभिक में 12 न्यूट्रॉन तथा 11 प्रोटॉन हैं। उसकी द्रव्यमान संख्या क्या है तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? अब देखिए इसको हम पहले जो जो चीज दिया गया है क्वेश्चन में उसको पहले हम लिख लेते हैं।
दिया हुआ है न्यूट्रॉन की संख्या। सवाल में देखिए न्यूट्रॉन की संख्या दी हुई है, न्यूट्रॉन की संख्या 12 और प्रोटॉन दिया हुआ है 11। प्रोटॉन की संख्या 11 और कह रहा है कि इसका द्रव्यमान संख्या निकालो, और उसके बाद कह रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉन संख्या निकालो। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, ये दो चीज पूछ रहा है। तो अभी सूत्र पे ध्यान दो, मैंने कहा है कि अगर द्रव्यमान संख्या पता करना है और अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पता है तो इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान की संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जोड़ होता है। तो अब यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, खाली कहो जी और समझो कुछ ना। द्रव्यमान संख्या बराबर, इसी तरह से जब हम पढ़ते थे तो क्लास 7 में मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, एक नहीं 2 लड़के पढ़ते थे। तो एक तो बहुत तेज था और एक का नाम था रमेश, वो कमजोर था पढ़ने में। तो उसका तरीका क्या था कि वो बगल में ऐसे बैठा रहता था मेरे, और बहुत ध्यान से देखता था। जब तक सर जी क्लास में पढ़ाते तब तक बहुत ध्यान से देखता था और एकदम इम्प्रेस होके इस तरह से देखता था कि समझो कि हमको सवाल बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं। एकदम मुझे सर एकदम इधर उधर, और सर जी लोग जब उसको देखें तो उनके दिमाग में बहुत बढ़िया से समझ रहा है, बहुत ध्यान दे रहा है, बहुत बढ़िया से। और उसके बाद सर जी जब है समझ में आया, हाँ सर जी समझ में, हाँ सर जी, और बीच में बैठता था कि सर जी अगर खड़ा करें तो या तो आगे वाले खड़ा करेंगे या तो पीछे वाले खड़ा करेंगे, जल्दी बीच के किनारे से नहीं खड़ा करेंगे। तो उसी तरह से जगह सेलेक्ट करके वो क्या होता था, हाँ बैठता था। और जी सर जी, और जब पूछ लो सर जी थोड़ा सा भूल गए हैं सर जी, एक बार फिर से ये नहीं कहेगा कि नहीं आता है, सर जी याद था थोड़ा भी भूल गए सर जी, और थोड़ा बता दीजिए। तो द्रव्यमान तुमको नहीं कह रहे हैं, मतलब एग्जाम्पल बता रहे हैं, तुमको नहीं कह रहे हैं। पहले देखो, पहले इस सवाल को पूरा तो लगाओ, पहले सवाल पूरा करो। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है, तुम्हारा तो स्टेज उससे बहुत ठीक है कि कम से कम नहीं गुस्साने की नहीं बात है, उसमें गुस्साने की बात नहीं। तुम्हारा स्टेज तो उससे बहुत ज्यादा ठीक है कि कम से कम तुमसे अगर कुछ पूछते हैं तो बता तो ले जाते हो। जो अब तुम लोग नहीं बता पाए, कल सवाल पूछे थे बताया था नहीं बताया, पूछे थे कल या परसों किसी दिन था, हाँ यही था। अरे इतना नहीं, यही था, यहाँ पर बैठा हुआ था जहाँ पर ये बैठा, यहाँ पे बैठा था डॉक्टर वहाँ बैठा था जहाँ पर बैठे। तो द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या धन न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या है 11 और धन न्यूट्रॉन की संख्या है 12, तो बराबर हो गया 23, यानी द्रव्यमान संख्या 23 हो गया। अब दूसरा चीज पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की जितनी संख्या होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉन होती है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो गई 11। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, इसको नोट कर लो।